Disclaimer: equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi folks, welcome back. So आज 4 NBFC कंपनीज का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज. इसको हमने पहले कवर नहीं करा. देन NBFC, इंडिया शेल्टर, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस. बाकी 3 को हमने पहले कवर कर रखा है. सो Q1 FY26 के सारे कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं. एंड आई वुड से इन 4 कंपनीज में कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज ग्रोथ है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि लेंडिंग बिजनेस में पैसा देना बहुत आसान है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेक करना. सो उनको ग्रॉस एनपी और नेट एनपी कहते हैं. सो वेरी इंसाइटफुल वीडियो. सो चारों कंपनीज का पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे. एंड मैंने यहाँ पे कुछ जॉट डाउन कर रखे हैं कॉन कॉल के पॉइंट्स. सो इफ यू आर वंडरिंग क्या लिखा है यहाँ पे, तो डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट मार्केट का डिस्कशन करते हैं. सो मार्केट में तो काफी पिटाई चल रही है बिकॉज इंडिया पे 50% टैरिफ इंप्लीमेंट हो चुका है. एंड काफी ज्यादा न्यूज इतने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है. कभी लगता है कि ठीक होगा, देन अदर न्यूज आती है कि नहीं हो रहा. सो मार्केट जब भी ऐसे अनसर्टन टाइम्स में होती है, वेरी कॉशियस हो जाती है. एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है. इधर क्लियर कर दो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा. बट अगर हो रहा है, एक्चुअली हो भी गए, सो बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होंगे, पर्टिकुलरली जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर. आप लोग जो अगर किसी उस सेक्टर में हो तो सब बताना इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर द थिंग्स. सो ये डेवलपमेंट चल रहा है मार्केट पे. एंड आई वुड से दीज आर द टाइम्स यू शुड फोकस ऑन रीएलोकेटिंग योर कैपिटल. अगर कोई गलत कंपनी आ चुकी है, अभी नंबर्स आ चुके हैं Q1 FY26 के, मैनेजमेंट का गाइडेंस आपने देखा होगा, सुना होगा. सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर कंपनीज अगर गलत आ चुकी है. बिकॉज जब भी मार्केट्स में दोबारा मूवमेंट आती है, सो मार्केट अपने लाइक सेक्टर्स बदल लेती है, कंपनीज बदल लेती है, जहां पे ग्रोथ है, जहां पे लाइक नंबर्स अच्छे आए थे. सो ये मार्केट की बात है. अब आते हैं अपने सेक्टर पे. सो एनबीएफसी इन बैंकिंग सेक्टर में देखोगे तो टॉप ऑफ द फनल में जो बैंक्स है, वहां पे तो ग्रोथ नहीं है. स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ग्रोथ है बिकॉज गवर्नमेंट का पुश भी है. एंड हमने लास्ट जो पंप्स का वीडियो डिस्कस करा था, जिसमें ओसवाल पंप एंड शक्ति पंप का डिस्कशन करा था, उधर भी हाईलाइट करा था जहां पे गवर्नमेंट का पुश है. पावर सेक्टर हो गया, देन सोलर पंप्स हो गए, देन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया. जहां पे भी गवर्नमेंट पुश कर रही है चीजें, उस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रहा है. डिफेंस में पहले ग्रोथ था बट अभी नंबर्स में तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. सो जहां पे टेलविंड्स होती है वहां पे एक एडवांटेज मिलता है. सो अब बिफोर गोइंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ ईच कंपनी, एक अनाउंसमेंट कर रहा था कि मैंने इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, देन साइकोलॉजी एंड एआई को कैसे यूज करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस. दैट्स अ सिंगल कोर्स जो आपको चाहिए टू लर्न अबाउट इक्विटी मार्केट्स. एंड उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट. देन सेकंड इज 12th of September 2:30 PM पे वी आर हैविंग आवर लाइव वर्कशॉप ऑफ 2 hours ऑन नेक्स्ट ग्रोथ सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जो यहाँ से लग रहा है जिनके आउटलुक अच्छा है एंड कई जगह वैल्यूएशन कंफर्ट है, कई जगह ग्रोथ आ रहा है. सो वो डिस्कस करेंगे एंड उधर क्या अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं, किधर वी आर सीइंग ग्रोथ है कि नहीं है, वो पूरा एक डिस्कशन होगा. इट वुड लाइव वर्कशॉप. एंड उसमें इंपॉर्टेंट कैच है कि फर्स्ट 50 जो अटेंडीज होंगे उनके साथ आई वुड बी हैविंग अ 1-to-1 कनेक्ट. सो अगर आपने रजिस्टर नहीं करा, अभी कर लो, बिकॉज टुमारो आई विल बी रेजिंग द प्राइस एज वेल. सो दीज आर द 2 अनाउंसमेंट. एंड नोट, दोनों चीजें जो डिस्कस करी वर्कशॉप की आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस. दे आर नॉट अ बायर्स और रिक्रूटर्स एट ऑल. इट्स फॉर प्योरली एजुकेशन पर्पस. सो लेट्स स्टार्ट. So as you can see on the screen, this is a poster of the workshop. So live workshop है 12 September को, and the price you can see on the screen. It will be revised tomorrow. So ये link है for equity research workshop का, and ये है growth sectors का live workshop का link. And if you haven't followed me on X, that is Twitter, follow कर लो because मैं काफी चीजें beyond YouTube डालता रहता हूँ उधर. तो सबसे पहले आई वुड से मैंने सारी कॉन कॉल्स को सुना है, एंड इनमें से कुछ जो इंटरेस्टिंग चीजें वही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दिस वीडियो वुड बी वेरी लेंदी. सो ये एसबीएफसी की कॉन कॉल है, एंड इन एसबीएफसी के मैनेजमेंट से आपको पूरा हाईलाइट मिल जाएगा सेक्टर में क्या हो रहा है. सो मार्च 24 से मार्च 25 तक क्या हुआ है कि जो 50 लाख से ऊपर के लोन थे, 50 लाख से 50 करोड़ की जो सेगमेंट था, वहां पे एनपीए कम हुआ है. एंड नेक्स्ट स्लैब उन्होंने दिया है कि जो 10 लाख टू 50 लाख के लोन थे,
उनमें एनपीए स्लाइटली डिटेरियोरेट हुए 0.1% से। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इंटैक्ट रहा है, यहाँ पे ना इंप्रूवमेंट हुई है ना डीग्रोथ हुई है, यू कैन से न्यूट्रल है। बियॉन्ड 10 लाख सब कैटेगरी में यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिटोरेशन हुआ है, एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सो इससे क्या पता चलता है आपको कि जो अपर सेगमेंट ऑफ द मार्केट है, अमीर लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मिडल है वहां पे इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। एंड जो लोअर स्टार्ट है 10 लाख से कम के जो लोन्स हैं, पर्सनल लोन भी हो सकते हैं, घर के लोन भी हो सकते हैं, सो वहां पे एनपीएस बढ़े हैं। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में इशू बहुत ज्यादा था गड़बड़ का, अब लग रहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं। लेट्स सी कैसे जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमी में तो स्लो डाउन चल रहा है। ये हमें बिस्किट के नंबर, शैम्पू, ऑयल, जिस कंपनी के नंबर देख लो, Q1 में बहुत ज्यादा स्लो डाउन था। सो ये कॉन कॉल से आपको सब कुछ पता चल जाता है। देन अगर आप देखोगे ये अगर आप देखोगे पैराग्राफ, सो लेंडिंग नियर द बॉटम pyramid has always had its this pattern for a long time. Things hold and even an event like one saw in कर्नाटका। सो मैं कंटेक्स्ट देता हूँ। सो कर्नाटका में क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस आया था कि रिकवरीज आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा नॉर्म्स आए थे कि रिकवरीज के अगेंस्ट। सो उससे क्या हुआ था, वहां पे जो रिकवरीज है उसमें इम्पैक्ट आया था, एंड सारी कंपनीज के एनपीए बढ़ गए जो भी कर्नाटक में काम कर रहे थे। सिमिलरली तमिलनाडु में भी ऑर्डिनेंस आया। सो जो भी इन दो रीजन में काम कर रहा है, सो मार्केट भी कॉशियस हो जाती है, बिकॉज जब आपको पैसा रिकवरी करने में इशू आती है तो ग्रॉस एनपी नेट एनपी दोनों बढ़ते हैं। सो इनकी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि ये जो बॉटम स्टार्टअप में जब भी आप लेंड करते हो, सो उनके ऐसे फेजेस आते हैं, एंड एक बार ये सेक्टर जब भी डाउन साइकिल में जाता है, एटलीस्ट चार चार क्वार्टर लगते हैं, दैट इज 1 साल, टू रिकवर बैक। एंड ये इस सेक्टर का साइकिल्स होते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि पहली बार हुआ है, हर कुछ सालों बाद ऐसी चीजें होती हैं, बट जब भी होती है इट टेक सम टाइम। एंड ये लोग भी कॉशियस हो चुके हैं लोअर एंड पे लैंड करने के। सो ये कुछ अपडेट था ऑन द ब्रॉडर सेक्टर। अब आते हैं कंपनी स्पेसिफिक। सो सबसे पहले एसबीएफसी फाइनेंस का डिस्कशन करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड जब हम इसको डिस्कस करते थे तो इसका प्राइस काफी कम था। अब उसके बाद तो रैली आया एंड ऑल, अब थोड़ा सा साइडवेज है। सो सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट का डिस्कशन करते हैं। एयूएम क्या होता है, कितना आपका लोन मार्केट में है। सो 9300 करोड़ के लोन्स इन्होंने डिस्पर्स कर रखे हैं, एंड ऑल दीज 4 कंपनीज आर एसेट बैक्ड। दैट मीन्स ये लेंड करते हैं तो आपका घर, कमर्शियल शॉप, गोल्ड रख के लेंड करते हैं, ऐसे लेंड नहीं करते एज ए पर्सनल लोन, ये चारों कंपनीज। सो जब भी इन्वायरमेंट टफ होता है, जो सिक्योर्ड लेंडिंग है वो फिर भी बच जाती है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग जिसपे आपका कुछ एसेट ही नहीं है, तो वो उसमें बहुत पेन आता है। आप खुद ही एग्जांपल देख लो। लेट से आपने किससे लोन ले रखे हैं, 2 लोन ले रखे हैं। एक आपने घर रख के लोन ले रखा है, एंड देन एक आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। एंड ऐसा ना हो, बट एग्जांपल के लिए किसी पर्सन की सिचुएशन खराब होती फाइनेंशियली, सो वो अब लोन किसको वापस देगा, पहला प्रेफरेंस रहेगा जिसका उसने घर रख रखा है, उसको लोन देगा, अदरवाइज वो घर बेच देगा। सो ये ह्यूमन नेचर भी होता है, तभी सिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। सो हर लेंडिंग बिजनेस में ना, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सो 4 कैटेगरीज या क्राइटेरियाज, और आई वुड से 5 चीजें देखनी होती है। फर्स्ट इज किस टाइप का लेंडिंग बिजनेस है, दैट इज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, गोल्ड लेंडिंग, एमएसएमई लेंडिंग, किस टाइप का धंधा करे लेंडिंग में। देन आता है आपका ग्रॉस एनपी, नेट एनपी, बिकॉज आपने पैसा दे दिया बट रिकवरीज हो रही है कि नहीं हो रही, वो होता है ग्रॉस एनपी, नेट एनपी। देन लोन बुक का ग्रोथ, धंधा ग्रो नहीं करेगा अगर आप पैसे बांटोगे नहीं आगे, तो आपको फिर आगे कमाई कैसे होगी। देन इज रीजनल रिस्क, लेंडिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस रीजन में अगर कोई इंपैक्ट आ जाता है, जैसे कोई एक साउथ में कंसेंट्रेटेड है खाली, एंड अभी हमने देखा कर्नाटका एंड तमिलनाडु में रिस्क आया। सो रीजन स्पेसिफिक रिस्क जब आता है तो एक बहुत ज्यादा टफ एनवायरमेंट कर देता है। देन आई वुड से रेट्स, लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट, आप किस रेट पे आपको पैसा मिलता है एंड किस रेट पे आप पैसा दे रहे हो। सो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किसी भी कंपनी में क्या हो रहा है, एंड यही आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई फॉरगॉट टू हाईलाइट इनिशियली। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले देखते हैं कि एसबीएफसी फाइनेंस किस टाइप के बोरोवर्स हैं इनके। सो अगर आप देखोगे तो ये को लेंडिंग करते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। 95% इनके पास जो लोन्स होते हैं उनमें या तो वुमेन बोरोर होती है खुद ही, या को बोरोर होती है। एंड ये स्ट्रैटेजी होती है, इन्होंने ऑब्जर्व कर रखा है। एंड देखोगे तो अगर आप फीमेल पार्टनर को ले आते हो लोन में, तो जनरली उन लोन में डिफॉल्ट कम होते हैं,
सो दैट्स ऑब्जर्वेशन, एंड ये सारी कंपनीज ने काफी ज्यादा हिट एंड ट्रायल लाइवुड से डेटा बैक चीजें चेक करी हैं एंड देन अपने पैरामीटर्स बनाया। एंड लोन टू वैल्यू रेशियो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 100 रुपए का घर रख के, एग्जाम्पल के लिए एसेट रख के आप कितने रुपए का लोन दे रहे हो, 42 रुपीज का ये लोग लोन दे रहे हैं, एंड 40 to 50 ही इंडस्ट्री में चलता है। दैट मीन्स अगर कल को डिफॉल्ट हो तो इनके पैसे एटलीस्ट वापस आ जाए। एंड अगर आप देखोगे तो एसबीएफसी में से कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, इनका 38% रेवेन्यू साउथ से आता है, नॉर्थ से भी 33%, देन ईस्ट एंड वेस्ट से 13%। सो वेस्ट में कम डिपेंडेंसी है, बट ओवरऑल ठीक है, ऐसा कुछ कोई कंसंट्रेशन नहीं है ज्यादा। अब आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना ग्रो करता है। सो इनका 2 साल से एयूएम ग्रोथ जो है 33% है, एंड इनके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, लैग एंड सिक्योर्ड लोन। सो एक एक लोन ये देते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड, गोल्ड रख के पैसा देते हैं, देन प्रॉपर्टी रख के। सो प्रॉपर्टी रख के पर्सनल लोन ले सकते हो, घर बनाने के लिए पैसा ले सकते हो, किसी भी चीज के लिए। सो दैट्स द टू वर्टिकल इन विच दे आर वर्किंग। एंड मैनेजमेंट में देखोगे तो असीम ध्रुव इनके एमडी एंड सीईओ हैं। आप इनका एक भी मैनेजमेंट इंटरव्यू या कॉन कॉल सुनोगे, यू विल गेट टू नो कितना इनका ग्रिप है इकोनॉमिक्स पे एंड चीजों पे। सो मैनेजमेंट ही अल्टीमेटली कंपनी को चलाएगा। सो जैसा उनका एक्सपीरियंस एंड उनका विजन है, उससे बहुत चीजें फर्क पड़ती हैं। सो अगर आप देखोगे Q1 FY26 में ईयर ऑन ईयर 30% का एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है। क्योंकि बाकी बिजनेस में हम सेल्स का ग्रोथ देखते हैं, इधर एयूएम का ग्रोथ होता है, लोन बुक कितनी ग्रो कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 7%। सो काफी अच्छा ग्रोथ है कंसिडरिंग द टफ एनवायरमेंट जहां पे बाकी चीजें सफर कर रही हैं। खाली ग्रोथ नहीं देखना, हमेशा एसेट क्वालिटी देखना है। सो ग्रॉस एनपी क्या होता है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है एंड आपने 90 डेज तक उसको कोई पेमेंट नहीं करा, सो वो लोन हो जाएगा ग्रॉस एनपी, पूरा लोन। ओके, एंड उसमें से लेट से आपने 100 रुपए का लोन लिया था, 90 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करा, पूरा 100 रुपए आपका ग्रॉस एनपी हो गया, एंड मैनेजमेंट ने देखा हमें 30 रुपए का लॉस ही होगा बिकॉज उसका प्रॉपर्टी एंड ऑल है। सो मैनेजमेंट डिसाइड करा कि 30 रुपीज हम इसको साइड कर देंगे एंड रिमेनिंग 70 अभी हम कैरी करेंगे। तो 70 हो गया आपका नेट एनपीए, जो अभी आपके पास मतलब बचा हुआ है। ओके, सो अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इनका ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर 2.6% था पूरे एयूएम का परसेंटेज, एंड इस बार 2.78% है। तो स्लाइट इंच अप है पूरी इकोनॉमी में, जितने भी बैंक्स एनबीएफसी ओपन कर लो सब के अंदर स्लाइट इंच अप दिख रहा है। सो इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, ऑल्दो ये नंबर्स बढ़ने नहीं चाहिए, बट हर कंपनी बढ़ रहे हैं, एंड कई कंपनी से तो बहुत ज्यादा स्पाइक आ रहा है। नेट एनपीए में भी 1.51% से 1.57%। सो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, एंड इकोनॉमिक का इफेक्ट है ये। देन आते हैं कि अगर आप देखोगे सारे ये जो कंपनीज हैं, जो चारों कंपनीज अराउंड 8% पे पैसा बोरो करते हैं, 18% पे लेंड करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया शेल्टर, वो हाउसिंग लोन में है ज्यादा, तो वो उनको वो कम रेट चार्ज करते हैं, तो इसलिए उनका स्प्रेड कम है। ऑन दी अदर हैंड बाकी सारी कंपनीज 8% के अराउंड स्प्रेड एंजॉय करती है। तो स्प्रेड क्या होगा, किस रेट पे आपने पैसा लिया, किस रेट पे पैसा दिया। देन आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन कंपनीज में कि अपनी शेयर होल्डर वेल्थ पे कितना पैसा बना रहे हो। सो जब भी आप फंड रेस करते हो तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक पैट बाय इक्विटी। तो अगर आपने फंड रेस करा, इक्विटी बढ़ गया, एंड जब तक आप उस पैसे को डिप्लॉय करोगे तब आपके प्रॉफिट्स आएंगे। सो आरओई जब भी आईपीओ आते हैं कम हो जाता है, एंड इवेंचुअली हमें देखना आरओई बढ़ रहा है। सो इनका 13.5% का आरओई है, लास्ट ईयर 12.3 था, इससे पहले 13% था। सो कंपनी इज ऑन अ गुड ट्रैक, हमें वो ऑब्जर्व करना है। सो कॉन कॉल के हाइलाइट्स बाद में डिस्कस करेंगे, एंड वैल्यूएशन भी। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, इंडिया शेल्टर पे। सो इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। 8,700 करोड़ का एयूएम है। सो रफली 10-11 हजार करोड़ का मार्केट है इन कंपनीज का, एंड एयूएम भी 8-9 हजार करोड़ का है। सो अगर आप देखते हैं पहले कि ये किस टाइप के कस्टमर एंड क्या करते हैं लेंडिंग में। सो जो इंडिया शेल्टर है, इसके 75% कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड ज्यादातर ये कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड को लेंड करती है, टीयर 2, 3, 4 सिटीज में लेंड करती हैं, बिकॉज टीयर 1 एंड ऑल में तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब लेंड करते हैं आप लोग को। एंड इनका स्प्लिट देखोगे, सो होम लोन जो है 58% ऑफ द बुक अकाउंट करता है, एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 43%। सो एक कंडीशन मैंडेटरी होती है जो हाउसिंग लोन कंपनीज होती है, होम लोन कंपनीज होती हैं, 60% ईयूएम आपको होम लोन में देना है, एंड रिमेनिंग आप पर्सनल लोन भी दे सकते हो। तो इनको यील्ड्स बढ़ाने के लिए, अपने रेशियोज इंप्रूव करने के लिए, जहां पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकें, इसलिए 40% लेंडिंग हमेशा
जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्रेफर करते हैं कि हम मतलब पर्सनल लेंडिंग में करेंगे ताकि हमारे रेशियोज इंप्रूव हो। एंड एवरेज ये सारी कंपनीज 10 लाख की कैटेगरी में टिकट साइज में लेंड करती हैं। सो अब आते हैं इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट का पेनिट्रेशन। सो एज अ टोल्ड यू कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस रीजन में ज्यादा कंसेंट्रेशन है, वो रीजन में कुछ इशू तो नहीं हो रहा। सो राजस्थान में 30% अकाउंट करता है इनका एयूएम इंडिया शेल्टर का, महाराष्ट्र में 16, देन मध्य प्रदेश 11 एंड बाकी कई कंसेंट्रेशन नहीं है। एक राजस्थान में 30% है विच इज अ बिग नंबर, बट एज सच वो रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर देखोगे तो 71% इनके जो बोरोवर्स हैं वो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं। एंड Tier 2 and 3 सिटीज 90% बोरोवर्स हैं एंड 99% वुमेन एप्लीकेंट्स हैं। सो आपको कॉमन स्ट्रैटेजीज दिखेंगी, सारी कंपनीज फिगर आउट कर रहा है कि कैसे लोन करते हैं एंड कौन से लोन सक्सेसफुल होते हैं। सो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इनकी मैनेजमेंट में सुधीर चौकसी हैं जो एक्स एमडी हैं ग्रुप फाइनेंस के, वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। एंड ग्रुप फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब काफी साल तक वो 30% से ग्रो कर रही थी एंड अच्छा वेल्थ बनाया था। सो मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कौन रन कर रहा है। देन इन सारी कंपनीज में एक रिस्क होता है कि प्राइवेट इक्विटी इनिशियली इन्वेस्ट कर लेती है सस्ते रेट पे एंड वो क्या करते हैं, अब हर रेट पे सेलिंग करते रहते हैं। आप देखोगे काफी कंपनी से पी फंड आते हैं, सेल करते रहते हैं, तो हमेशा सप्लाई आता रहता है। सो वो एक रिस्क रहता है। सो इसमें वेस्ट ब्रिज कैपिटल 46% होल्ड करता है एंड ये वेस्ट ब्रिज कैपिटल काफी कंपनीज में है। सो ये आपको देखना पड़ता है कि ये फंड बेच रहा है तो एक एक हैंगओवर रहता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं 34% ग्रो करा, एसबीएफसी का 30% ग्रो करा था, इंडिया शेल्टर 34% से। सो इनका अच्छा नंबर है, पैट 43% से। तो बेसिकली आपको लोन बुक ग्रोथ एंड एनपीए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए से आइडिया लग जाता है कि कैसे चल रही चीजें। सो अगर आप देखते हैं ग्रॉस एनपीए, बिकॉज लोन बुक तो देख लिया हमने ग्रोथ है, इनका स्टेज 3 का ग्रॉस एनपीए 1.2% है एंड लास्ट क्वार्टर से अप है थोड़ा। एंड नेट एनपीए इनका 0.9 है, तो स्लाइट इंच अप भी हुआ इनका भी 0.8 से 0.9 एंड 1% से 1.2%। तो सब जगह इंपैक्ट दिखेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कम इंपैक्ट दिखता है। एंड अगर आप इनका देखोगे तो 8.6% पे लोग लेंड करते हैं, मतलब पैसा मिलता है इनको, एंड 15% पे पैसा देते हैं, 6.4% एंजॉय करते हैं। बाकी कंपनीज 8-9% पे लेके 18% पे देती हैं। सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में स्प्रेड्स कम होते हैं। सो दैट्स ऑल्सो थिंग। सो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, कर क्या रहे, आपका स्प्रेड्स बढ़ने चाहिए, ग्रॉस एनपीए कम होना चाहिए, लोन बुक ग्रोथ होनी चाहिए। ये 3-4 मूविंग पार्ट्स हैं जो आपको ट्रैक करने हैं। सो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 36%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44%। सो नंबर्स तो अच्छे हैं। देन कमिंग टू एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, सो ये एक 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड थोड़े टाइम से साइडवेज चल रही है कंपनी। सो इनका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है, सॉरी एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ है एंड मार्केट कैप 16,000, सो एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो इनके उसमें देखोगे 3 सेगमेंट है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है बट इनके यील्ड ज्यादा है। सो मैंने आपको समझाया था इंडिया शेल्टर में अगर आप देखोगे क्या है कि वो 5-6% का स्प्रेड रखते हैं। एसबीएफसी के केस में 9% का स्प्रेड है बिकॉज वो होम हाउसिंग लोन नहीं करती। बट एप्टस ऐसी कंपनी है जो हाउसिंग लोन करके भी ज्यादा स्प्रेड एंजॉय करती है। द रीजन इज इनके 3 टाइप के लोन होते हैं, होम लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं एंड क्वाजाई होम लोन जो घर बनाने के लिए, घर के रिलेटेड चीजों के लिए लोन देते हैं। सो ये 3 डिवीजन है एंड इनका भी टिकट साइज 8-9-10 लाख रुपए का ही टिकट साइज देते हैं। बट ये कैसे पैसा बना पाते हैं ज्यादा। सो एक चीज देखोगे तो इनका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एंड एक इनके पास एनबीएफसी है अलग से। सो एज अ टोल्ड यू कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 60% मैंडेटरी होता है कि आप होम लोन के लिए लेंड करो। सो इन्होंने क्या करा, एक पूरी सब्सिडरी अलग बना दी एनबीएफसी, जिधर से ये लोग पर्सनल लोन एसेट बैक ही रखते हैं बट यील्ड ज्यादा मिलता है। सो दैट्स वाई ये ओनली कंपनी है इन द हाउसिंग फाइनेंस जो इतने ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में जो इतना ज्यादा स्प्रेड्स एंजॉय करती है। सो दैट्स द थिंग डिफरेंट इन दिस कंपनी। सो इनका भी देखोगे 78% जो कस्टमर्स है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड जो अगर आप देखोगे इनके भी स्टोर्स एंड ऑल सब कुछ इनका भी कॉमन पैटर्न है, Tier 2, 3, 4 सिटीज में लैंड करते हैं। सो आपको एक कॉमन चीज दिखेगा, सारे एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। एंड अब आते हैं रीजन वाइज कंसंट्रेशन पे। सो आप देखो कि आंध्रा आंध्रा में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इनका, एंड देन तमिलनाडु। सो आंध्रा एंड तमिलनाडु अराउंड 7-8 thousand करोड़ का एयूएम अकाउंट करते हैं एंड टोटल 11,000। सो 60-70% एयूएम इनका 2 रीजन में कंसंट्रेटेड है। सो साउथ बेस्ड इनका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है
अभी उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड तमिलनाडु में ऐसे टोल्ड यू ऑर्डिनेंस आया था। सो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रखा है, जो भी तमिलनाडु और कर्नाटक रीजन में काम करता है 5 स्टार पे भी हमने देखा। सो ये इस कंपनी पे भी हैंगओवर चल रहा है, एंड ये भी अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है टुवर्ड्स दीज टू स्टेट्स। सो रीजन कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है इस कंपनी में। अब आते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ। सो सेल्स ग्रोथ ही कह लो, मतलब 24% से ईयूएम ग्रो करा है। सो कंपैरेटिवली कम है बाकी कंपनियों से। इंडिया शेल्टर 35% से ग्रो कर रही है, एनबीएफसी एसबीएफसी 30% से, एंड एप्टस 24% से। सो इनकी मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि Q1 इनका अच्छा नहीं गया, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा समर सीजन था, देन स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो थोड़े जो उनके कस्टमर्स थे उनको ईएमआई पे करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन्होंने डिस्पर्समेंट भी अकॉर्डिंगली करा है। बट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकी गाइडेंस इंटैक्ट है, एंड देयर फर्म की अच्छा रहेगा। सो दैट्स व्हाट आई हाईलाइटेड। अब आते ग्रॉस एनपी नेट एनपी पे इनके। सो अगर आप देखोगे अभी तक लास्ट 4-5 क्वार्टर के हाईएस्ट नंबर पे हैं 1.49, एंड अभी तक ये नंबर नहीं था इतना ऊपर। एंड सिमिलरली नेट एनपी भी 0.8-0.9 होता था, 1.12 है। सो एक चीज ऑब्जर्व करोगे आप कि एसबीएफसी के ग्रॉस एनपी नेट एनपी मतलब ज्यादा थे कंपेयर टू इंडिया शेल्टर एंड एप्टस, क्योंकि ये दोनों हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस में कम होते हैं एनपीएस। ऑन द अदर हैंड जो आप नॉन हाउसिंग में लेंड करते हैं वहां पे एनपीएस ज्यादा होते हैं। सो सारी जगह में कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि एनपीएस बढ़ रहे हैं, वो एक रिस्क होता है, हमें क्लोजली ट्रैक करना है, ऑल्दो इकोनॉमी का रिस्क है। इनके अगर देखोगे तो स्प्रेड्स 8.7% है, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। 8.6% पे पैसा बोरो करते हैं, 17.4% पे लेंड करते हैं। इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्होंने जो एनबीएफसी बना रखी है एक। एंड इधर भी आप देखोगे तो वेस्ट ब्रिज 16% होल्ड करता है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड है, एंड ये एक रिस्क होल्ड करता है कि सप्लाई आएगा। देन अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, सो इनका आरओई जो है 20% है, एंड विच इज द हाईएस्ट इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। पहले 18 था, 17 था, कंसिस्टेंटली अप कर रहे हैं इन्होंने, अब गाइड करा है कि 22% करेंगे। सो ये कंपनी स्प्रेड भी ज्यादा एंजॉय करती है, आरओई भी ज्यादा एंजॉय करती है, ग्रोथ थोड़ा कम है, एंड रीजन वाइज रिस्क ज्यादा है। बट ओवरऑल इनके पास एडवांटेज है कि अपने कैपिटल पे बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं लोग। इनकी मैनेजमेंट ने गाइड कर रखा है कि इनका 25,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट करेंगे बाय द फाइनेंशियल ईयर 2029। अभी इनका 11,000 करोड़ का है। सो मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, 3-4 ईयर्स आई वुड से। सो गाइडेंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा दे रही है मैनेजमेंट। देन आते हैं लास्ट कंपनी पे, फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, फेडफिना बोलते हैं इसको। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी डाला था कपल ऑफ मंथ्स पहले, आई वुड से पूरा इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करा था। सो एक्स पे भी आप लोग चेक कर सकते हो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट। सो पहले इनके आते हैं बिजनेसेस क्या क्या करते हैं। सो बिजनेस लोन है इनके, गोल्ड लोन है, देन मॉर्टगेज लोन है। सो अभी इन्होंने क्या करा है कि बिजनेस लोन बंद कर दिया। सो बिजनेस लोन के अनसिक्योर्ड लोन होते थे, जहां पे इनको एनपीएस भी ज्यादा होते हैं। सो मैनेजमेंट ने स्टैंस लिया कि ये लोग लाइक सिक्योर्ड लेंडिंग ही करेंगे, गोल्ड लोन देंगे एंड एसेट बैक लोन देंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो एसबीएफसी करता है। सो 61% स्टेक इसमें फेडरल बैंक होल्ड करता है, सो बिकॉज उसके सब्सिडरी है। एंड बिजनेस लोन एज अ टोल्ड यू इन्होंने अराउंड Q3 के अराउंड बंद कर दिया था। सो इनका बिजनेस समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक हमने एएस के ऑटोमोटिव में डिस्कस करा था कि वो भी अपना एक बिजनेस रन डाउन कर रहे हैं। सो इसलिए आप उनको भी लाइक टू लाइक कंपेयर नहीं कर सकते लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। पीएन गाडगिल में भी हुआ था, उन्होंने एक B2B बिजनेस बंद कर दिया था। सो उनका भी टोटल नंबर पुअर दिखते हैं। सो आपको एक्सक्लूडिंग दैट बिजनेस ग्रोथ देखना है, बिकॉज कई बार मैनेजमेंट जो चीजें चेंज करती है वो एक साल लग जाएगा नंबर्स को सही पिक्चर रिफ्लेक्ट करने में, क्योंकि एक साल बाद जाके ईयर ऑन ईयर सही कंपैरिजन होगा। सो इनके केस में भी यही हुआ है, एंड काफी लोग बोलते हैं इनका ग्रोथ रेट इतना गिर गया, बट एक्चुअली एक इन्होंने बिजनेस रन डाउन कर दिया है, मेन उसका इंपैक्ट है। एंड 40% इनका गोल्ड लोन है, 55% रफली मॉर्टगेज लोन है, एंड अभी भी 1-2% 2% के अराउंड बिजनेस लोन है, वो रन डाउन हो रहा है। अगर आप देखोगे इनका साउथ में 44% बिजनेस है, वेस्ट में 33, नॉर्थ में 23। सो नॉर्थ में कम है, रीजन थोड़ा साउथ बेस्ड है, फेडरल बैंक भी खुद साउथ से ज्यादा वर्क करता है, एंड के ब्रांचेस एंड ऑल भी साउथ में ज्यादा है। सो रीजन रिस्क थोड़ा सा इनके पास भी है। देन अगर आप देखोगे बिजनेस लोन इन्होंने बंद कर दिया है, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में तो फिर भी रन डाउन दिख रहा है, अब से तो पूरा ही बंद है Q1 FY 26 से, कोई डिस्पर्सल नहीं कर रहे। सो ये चीजें चेंज होती रहती हैं।
Q4 एंड Q1 में हार्डली नेट डिस्पर्सल है इन द बिजनेस लोन कैटेगरी। इनका भी देखोगे 9% पे पैसा लेते हैं, 8.5% पे एंड 16% पे लेंड करते हैं, तो रफली 7.7%। ये सारी कंपनीज का यही हिसाब है। इंडिया शेल्टर का कम मार्जिन स्प्रेड्स है बस। सो यही कॉमन चीज हम देख रहे हैं, आपको समझ आएगा। एंड अब आते हैं कि इनका आपको ट्रेजेक्टरी समझाता हूँ। सो इनका Q1 FY 20 एग्जैक्टली एक साल पहले इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट में 40% का ग्रोथ था। उसके बाद भी 40% ग्रोथ था इन Q2 FY 25। देन Q3 में 40%। से कंपनी 40% से ग्रो कर रही थी टिल Q3 FY 25। दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2025 तक ये 40% से ग्रो कर रही थी 3 क्वार्टर तक। देन क्या हुआ, इनका ग्रोथ आया 20%। क्यों आया? बिजनेस लोन का डिवीजन बंद कर दिया। उस समय कुछ हो रहा था, बट Q1 में पूरा बंद कर दिया तो AUM कितना ग्रो हुआ? 19%। सो आपको देखना है कि क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना खाली 19% ग्रो हुआ है, पहले 40%। बिजनेस लोन जो था वो बंद कर दिया, तो 40% से कंपनी ग्रो कर रही थी, अब 19 कर रही है। एक्सक्लूडिंग द बिजनेस लोन ये 33% ग्रो करी है इस पूरे क्वार्टर में। एंड मैनेजमेंट का फोकस ही लोन बुक, गोल्ड लोन एंड मॉर्गेज लोन में है। सो हमें वैसे चीजें देखनी है। अब आते हैं ग्रॉस एनपी नेट एनपीए। सो इनका 2% पे ग्रॉस एनपी इंटैक्ट है एंड नेट एनपीए 1.2%। सो बाकी कंपनीज का बढ़ रहा है एनपीए, इनका कम है क्योंकि बिजनेस लोन जो डिवीजन है उसमें ज्यादा एनपीएस थे, वो बंद कर दिया, इसलिए हमें कंफर्टेबल दिख रहा है। सो आपको रीजंस पता होने चाहिए। सो दैट्स द बिजनेस मॉडल ऑफ फेडफिना। अब आते हैं पूरे इनके वैल्यूएशन एक्सरसाइज पे सारी कंपनीज की। सो एसबीएफसी का प्राइस टू बुक देखोगे 3.5 के अराउंड ट्रेड करती है। एंड देन इंडिया शेल्टर 3.8, देन एप्टस 3.7। सो 3.5 3.8 के अराउंड प्राइस टू सारी कंपनीज क्लोजली वर्क कर रही हैं। एंड फेडफिना का अगर आप देखोगे सो 2 के अराउंड 2 का प्राइस टू बुक है, सो इनका वैल्यूएशन कम है। सो ये पूरा समराइज करते हैं। हमने सारी कंपनीज में देखा कि किधर काम करते हैं, रीजन क्या है, किस रेट पे लेंड करते हैं। काफी कॉमनैलिटीज हैं। सारी एसेट बैक लेंडिंग करती हैं। आपका या तो गोल्ड रखेंगे, घर रखेंगी, तभी पैसे देंगी। सो एसेट बैक से एक सेफ्टी नेट आता है। देन सारी कंपनीज 9% के अराउंड बोरो करती हैं, 18% पे लेंड करती है, एक्सेप्ट इंडिया शेल्टर, क्योंकि वो होम हाउसिंग फाइनेंस में जहाँ पे कम रेट चार्ज करते हैं बिकॉज सेफर है। एप्टस होम होम फाइनेंसिंग होने के बाद भी काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर पाता है बिकॉज एनबीएफसी जो इनकी डिवीजन है उसके वजह से इनके स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं। सो ये स्टोरी है। एंड जो एप्टस है उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेट रिस्क है जो आंध्र एंड तमिलनाडु में, बाकी कंपनीज फिर भी डाइवर्सिफाइड है। राजस्थान में इंडिया शेल्टर का डिवीजन है। एंड अब आते हैं कॉन कॉल पे डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सो मैंने नोट जॉट डाउन कर रखा है। एप्टस की मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि 28 to 29% CAGR से हम फुल ईयर ग्रो करेंगे। Q1 में कम ग्रोथ था, एज अ टोल्ड यू कि इन्होंने कहा कि समर हीट था, स्कूल सीजन होता है, सो इश्यूज थे। बट फुल फाइनेंशियल ईयर के दे आर कंफर्टेबल ऑन द गाइडेंस। एंड सबसे कम ग्रो एप्टस नहीं करे कंपेयर टू ऑल द अदर कंपनीज। रिटर्न ऑन इक्विटी जिनका 20% है, मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि 22% सून करेंगे। सो सबसे हाई ROE इस कंपनी का है पूरे सेगमेंट में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अभी तक ये प्लान कर रहे हैं ओडिशा एंड महाराष्ट्र रीजन में एक्सपैंड करने का बिकॉज इनका रीजन रिस्क बहुत ज्यादा है। सो वो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अब ये और साउथ से अब मिडल में आ चुके हैं, देन नॉर्थ में प्लान करेंगे। सो पूरा पैन इंडिया प्लेयर इनको बनना है। एंड तमिलनाडु का रिस्क इज सीरियस रिस्क बिकॉज वहां पे ऑर्डिनेंस आया है, तो वो रीजन पे वी हैव टू सी कि कैसा ग्रोथ रहता है। मैनेजमेंट भी बाकी जगह ग्रोथ कर रही है लोन बुक का, वहां पे नहीं कर रही। कमिंग टू एसबीएफसी। सो एसबीएफसी की मैनेजमेंट 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी टारगेट कर रही है, अभी अराउंड 13% के अराउंड है। सो ROE बढ़ना चाहिए। लोन बुक ग्रोथ का 25 से 30% का गाइडेंस है। एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइड करते हैं कि 5 to 7% लास्ट क्वार्टर से हर क्वार्टर बढ़ेंगे। सो 25 से 30% एंड ये 28 से 30% आई वुड से उस रेंज में ये ग्रो कर रहे हैं। ऑल्दो पूरी इकॉनमी में इशू है, सो इन पे भी इंपैक्ट आएगा चीजों का, बट स्टिल मैनेजमेंट इज फाइन कि हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इंडिया शेल्टर पे आते हैं। इंडिया शेल्टर इस क्वार्टर भी 35% से ग्रो करा है। एंड लाइक इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी 30 to 55% रहता है, उस रेंज पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। दैट्स समथिंग। देन फेडरल बैंक के अगर आप देखोगे सो एनपीएन के कम हुए हैं, बाकी समय बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं, क्यों कम हुए? बिकॉज इन्होंने एक बिजनेस लोन का डिवीजन कम कर दिया है, तो इसलिए वो दिख रहा है। सब कुछ रीजंस होते हैं, आपको समझ आना चाहिए बिजनेस। एंड इनका ग्रोथ रेट 40% से अभी इतना कम क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस लोन जो इन्होंने डिवीजन बंद करा। एक्सक्लूडिंग दैट 33% ग्रो करा है। सो 40% ग्रो करने वाली कंपनी 33% से ग्रो कर रही है। सो इम्पैक्ट तो है, बट आई वुड से स्टिल मैनेजमेंट ने एज सच एक्सप्लिसिटली कोई गाइडेंस नहीं दिया।
बट अभी लोग गोल्ड लोन एंड एसेट बैक लेंडिंग पे फोकस करेंगे। सो वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा फेडफिना में है, तभी उसका री रेटिंग का स्कोप भी है। बाकी कंपनी 3.5 से 3.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है। सो दैट इज आई वुड से 3 से 4 की रेंज में ही ज्यादातर कंपनीज ट्रेड करती हैं, एंड 4 के बाद ये कंपनीज एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो ये सब चीजें। अब आते हैं रिस्क पे। इन द एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क जो चल रहा है इस समय की इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो ग्रॉस एनपी नेट एनपी बहुत बढ़ रहे कंपनीज के। इन कंपनीज के भी इंचअप हुए हैं, तो सारी कंपनीज के इंचअप हो रहे हैं। सो एक तो सेक्टर इशू है, हमें पता है, मतलब इकोनॉमी लेवल। बट स्टिल आपको अगर एनपीएस बढ़ते हैं तो बहुत नेगेटिव होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब पैसा नहीं आएगा तो आप नया पैसा कैसे दोगे। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्क, एंड सारी कंपनीज में क्लोजली ट्रैक करना है जब तक ये नंबर इंच डाउन नहीं होते, एंड कंटिन्यूसली ट्रेजेक्टरी डाउन रहनी चाहिए, और आई वुड से इंच अप तो नहीं होने चाहिए। दैट्स द थिंग। देन आई वुड से कि जो ये सारी कंपनीज हैं, इनमें से रीजनल रिस्क देखोगे तो एप्टस में एक एक वेरी बिग रिस्क है, तभी मार्केट को भी पसंद नहीं आता चीज का। ऑल्दो सबसे ज्यादा आरओई कमाते हैं, एंड बाकी कंपनीज भी ग्रोथ का गाइडेंस अराउंड 30% के अराउंड सारी कंपनीज गाइड कर रही है। फेड फिना ने एज सच कोई गाइडेंस नहीं दिया। एंड एंड इस पूरे सेक्टर में आपको सबसे मॉडर्न पैरामीटर जो मैंने 5 चीजें हाईलाइट करी, यू कैन रिपीट एंड चेक इट आउट, वो चेक करना है। लेट मी चेक इफ देयर इज एन अदर रिस्क दैट वी नीड टू डिस्कस। एंड या प्राइवेट इक्विटी फंड। सो पी फंड जो है हर कंपनी में इन्वेस्टेड है, एंड ये क्या करते हैं कि जब जब इनके पास जितना माल होता है, इनके पास तो बहुत पहले से होता है बिफोर आईपीओ। सो इनको ये रेट्स अच्छे लगते हैं, सो ये लोग सेल कर देते हैं। जितना ज्यादा पी फंडिंग का सेलिंग आता है, पता होता है कि फंड बेचने आएगा, सो स्टॉक्स में इशू रहते हैं। सो ये आप देखना है हर कंपनी में होता है। सो जिस कंपनी में जब ये पी फंड का सप्लाई खत्म हो जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। एन इंपॉर्टेंट थिंग कि सारी बैंक्स एनबीएफसी लेवरेज का बिजनेस है। दैट मीन्स कि अपना जैसे इन्होंने अगर आप 100 रुपए के एसेट्स हैं, सो लेट से 30 रुपए के एसेट्स अपने एंड 70 रुपीज बोरो कर रखे होते हैं। सो लेवरेज में पैसा भी अच्छा बनता है अगर आप पैसा मतलब खुद से अगर लोन लेके काम कर रहे हो, बट रिस्क भी होता है अगर साइकिल खराब हो जाता है। जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस की चीजें ठीक नहीं है, सो जब तक इस साइकिल में चीजें इंप्रूव नहीं होती, और सबसे अगर ये और खराब होती है तो लेवरेज बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। बाकी बिजनेस फिर भी उनका खुद का पैसा ऐसे काम कर रहे हैं, बट दीज आर द हाई लेवरेज, बहुत ज्यादा लोन होता है बैंक्स एनबीएफसीज में। सो एक कपल ऑफ रिस्क हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू क्लोजली ट्रैक दिस सेक्टर एंड नोट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. And apart from this, quick questions that do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.